हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि वृद्धि तथा विकास किसे कहते हैं, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है तथा वृद्धि तथा विकास के क्या सिद्धांत हैं और विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तथा विकास के पक्ष। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसका तात्पर्य है कि कौन कौन से तत्व होते हैं जो वृद्धि तथा विकास के दर तथा गति तथा दिशा को प्रभावित करते हैं। वृद्धि तथा विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक हैं जो इनके विकास के क्रम को प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर, अवस्थाएं कौन सी? शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था एवं भिन्न भिन्न पक्ष कौन कौन से थे? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे क्या थे? हमारे पक्ष थे। पक्षों के लिए इन कारकों की भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो हम कारक आगे पढ़ने वाले हैं उनकी इन पक्षों के लिए तथा अवस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण है भूमिका है। इन कारकों की वजह से ही वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आता रहता है। ये जो कारक जो होते हैं इन्हीं की वजह से वृद्धि तथा विकास में हमेशा परिवर्तन आता रहता है, नयापन आता रहता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले यह कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। आगे जो हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें सबसे पहला है वंशानुक्रम कारक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम से तात्पर्य है कि बच्चे में जन्म से पहले वह गुण व दोष जो उसके माता पिता से, उसके दादा दादी तथा नाना नानी से तथा पूर्वजों से उसे प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम गुण। डिक मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। यानी कि वह गुण जो जन्म के समय, यानी कि जन्म जब बच्चे का होता है उसी समय से उसमें पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी की मौलिक स्वभाव एवं उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करते हैं। ये शक्तियां जो होती हैं, वंशानुक्रम शक्तियां होती हैं, बहुत ही प्रबल होती हैं। यह व्यक्ति के जीवन चक्र को तथा उसके व्यवहार को, पूरे जीवन जो उसका व्यवहार होता है और उसके जीवन की गति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इन वंशानुक्रम तत्वों को प्राणी की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति और ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास के जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं का उपयोग करता है। यही शक्तियां जो होती हैं, जो बालक में जन्म के समय से ही जो योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, किसी कार्य को करने की क्षमता या कुछ अलग विशेष योग्यता जो एक दूसरे व्यक्ति से उसको भिन्न बनाती हो, उनके उपयोग में मदद करता है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई तथा शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। ये वंशानुक्रम क्या कर निर्धारित करता है? बालक की लंबाई को, उसके रंग रूप को, उसके तर्क शक्ति को, उसकी शारीरिक विशेषताओं को, स्मृति को तथा मानसिक योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? वंशानुक्रम। की व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होगा, गोरा होगा या काला होगा, लंबा होगा या छोटा होगा, यह कौन निर्धारित करता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता है, यानी कि जब, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम का प्रभाव जब बालक जब जन्म ले तभी उस पर प्रभाव पड़े, बल्कि जब तक बालक जीवित रहता है, यानी पूरे जीवन भर वंशानुक्रम का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। माता के रज और पिता के वीर्य, यानी कि माता में पाए जाने वाला अंडाणु और पिता में पाए जाने वाले शुक्राणु में
बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। यानी कि माता में पाए जाने वाले अंडाणुओं में और पिता में पाए जाने वाले शुक्राणुओं में वंशानुक्रम में जो गुण बच्चे में आते हैं वो इन्हीं के द्वारा बच्चों में प्राप्त होते हैं। गर्भाधान के समय जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। ये जीन्स ही वंशानुक्रम के बाद इन्हीं जीन्स के माध्यम से बच्चों में यह वंशानुक्रम गुण प्रदान होते हैं। अतः एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता होती है। क्यों भिन्नता होती है? जैसा अभी हमने बताया कि ये जीन्स जो हैं आपस में अलग अलग तरीके से संयुक्त होते हैं। तो किसी में किसी तरीके से संयुक्त होते हैं और किसी में किसी तरीके से संयुक्त होते हैं। तो यही कारण है कि एक ही माता तथा एक ही पिता के बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से जी जाते हैं जीन्स। नेक्स्ट है हमारा वातावरण। वातावरण वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं। वातावरण में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं? जो बाह्य शक्तियां हैं, जो बालक को बाहर रूप से, यानी वंशानुक्रम तो आंतरिक हो गया, ये बाहरी रूप से बालक को प्रभावित करती हैं। जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक व मानसिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि जो बाह्य संसाधन है वो भी, और जो उसके मानसिक विकास पर मनोवैज्ञानिक रूप से जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है उसका भी प्रभाव जो है बालक के ऊपर पड़ता है। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यानी उसके आस पड़ोस के वातावरण से ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? उसके घर का वातावरण। यदि उसके घर का वातावरण अच्छा होता है तो बच्चे का वृद्धि तथा विकास भी अच्छा होता है। किंतु यदि घर का ही वातावरण खराब है, घर पे ही लोग जो है सही तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करते, लोगों का रहन सहन, जीवन शैली वो अलग है, तो उसका प्रभाव बालक के वृद्धि तथा विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा आहार या भोजन। आहार, माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। यानी कि माँ जो कुछ भी खाती है, जो कुछ भी खाती पीती है, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे, यानी माँ के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु जो है अपना पोषण माता के आहार से ही प्राप्त करता है। माँ का आहार जितना ही अधिक पौष्टिक होता है उतने ही बालक स्वस्थ उत्पन्न होने की संभावना होती है। माँ का आहार बालक के विकास को जन्म के उपरांत उस समय तक भी प्रभावित करता है जब तक कि बालक स्तनपान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बालक का जन्म हो जाता है, बालक जब गर्भ में होता है तब तो प्रभावित करता ही करता है, किंतु जन्म लेने के पश्चात जब तक बालक अपनी माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तब तक माँ का आहार जो है बालक के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि वो 6 महीने तक वो कुछ और नहीं खाता पीता है, सिर्फ माँ के दूध पर ही अपना जीवन यापन करता है। तो माँ जो कुछ भी पौष्टिक आहार लेती है उसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। इसके बाद बालक स्वयं जो आहार ग्रहण करता है, यानी 6 महीने के बाद जो बालक को खिलाया पिलाया जाता है वह भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। वो भी क्या होता है? बालक के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बालक जो है अधिक मात्रा में भोजन कर रहा है किंतु वो पौष्टिक नहीं है, पोषक तत्व उसमें सही तरीके से उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार विद्यमान नहीं है, तो उसकी वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोज, वसा,
खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 तत्व जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए, उचित वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बालक के भोजन में मात्रा के साथ साथ यह पोषक तत्व भी सही मात्रा में, उचित मात्रा में उपस्थित होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट है रोग। रोग, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल्यावस्था जो है यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय हमारा शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अगर इस समय ही बालक काफ़ी लंबे समय तक बीमार हो जाता है तो उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी खाता पीता है वो सही तरीके से उसके शरीर में यूज़ नहीं हो पाता है। यदि उसका उपयुक्त ढंग से उपचार नहीं किया जाता है तो विकास की यह अवरुद्धता प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती है। यदि सही समय पर उसका इलाज ना कराया जाए काफ़ी लंबे समय तक, यानी प्रौढ़ावस्था तक वो ऐसे ही रोगी बना रह सकता है। उसके वृद्धि तथा विकास भी अवरुद्ध हो जाएगी। जिन बालकों का सामान्य स्वास्थ्य रहता है, जिन्हें बीमारियां कम होती हैं, उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि जो स्वस्थ होते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती या बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनका जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उनका बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा उनके व्यवहारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों का विकास निर्भर करता है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हड्डियों के विकास पर। साथ ही दांतों का विकास भी इस ग्रंथि से प्रभावित होता है। हड्डियों तथा दांतों को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है? पैराथायराइड ग्रंथि। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति चिंतता को भी इस ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। किसको? उसके व्यवहार को, उसके संवेगात्मक व्यवहार को, यानी व्यवहार में, संवेगात्मक व्यवहार में जो उतार चढ़ाव आता है उसे भी यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि से होता है। किससे होता है? थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे होता है? बालक की लंबाई से। थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे होता है? बालक की लंबाई से। पुरुषत्व के लक्षण कौन कौन से होते हैं? पुरुषत्व के लक्षण: दाढ़ी, मूछ, दाढ़ी, मूछ, आवाज, का भारीपन, ये पुरुषत्व के लक्षण हैं। इनको भी यह जो थायराइड ग्रंथि है वो प्रभावित करती है।
नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक मानसिक विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष जो दिखाई दे तथा अप्रत्यक्ष जो ना दिखाई दे फिर भी प्रभावित करे, उसे कहते प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, यानी कि जिनकी बुद्धि जो है तीव्र होती है उनका विकास भी तीव्र होता है, और जिसकी मंद बुद्धि होती है उसका विकास मंद गति से होता है। दुर्बल बुद्धि बालकों में बैठना, चलना, बोलना तथा अन्य कौशल का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है, यानी कि जो बालक जो हैं मंद बुद्धि के होते हैं वो चलना, फिरना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, यानी जो भी उसके दैनिक जीवन के कार्य हैं वो बहुत धीरे धीरे सीखता है, यानी बहुत जो तीव्र बुद्धि वाले उनकी अपेक्षा बहुत धीरे धीरे सीखता है, जो कमजोर होते हैं वो बच्चे। तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं, यानी कि जब अधिक आयु होती है तब जाके उनके विकास के प्रतिमान जो हैं वो पूर्ण होते हैं। इनमें जो है जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो देर में उठते बैठते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, लोगों में घुलना मिलना उनका कम होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा यौन यानी सेक्स। यौन इसमें है कि यौन भेदों का भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन मतलब पुरुष तथा स्त्री, इनका प्रभाव भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती हैं, लड़के जो हैं अधिक लंबे होते हैं जन्म के समय और लड़कियां कम होती हैं, परंतु वयसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित हो जाती हैं। वयसंधि अवस्था कब? जब यौना अवस्था जो है आरंभ होती है तो लड़कियों में जो है परिपक्वता के लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं लड़कों की अपेक्षा। लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। जब लड़कियों का मानसिक विकास पूर्ण होता है तो लड़कों का नहीं होता है, उनका बाद में होता है। इस प्रकार के अध्ययनों के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यौन का भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे के लिंग का, स्त्री पुरुष के होने का प्रभाव जो है बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पड़ता है। 8वां कारण है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। सभी बालकों की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। प्रत्येक बालक जो होता है अलग अलग सोचता है। कोई बहुत तीव्र बुद्धि से होता है, बहुत जल्दी सोच विचार कर लेता है, बहुत सही तरीके से सोचता विचारता है, और कुछ बालक जो होते हैं सही तरीके से नहीं सोचते, धीरे धीरे सोचते। तो सबके सोचने विचारने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है, यानी कि प्रत्येक एक ही आयु के दो बालकों में अलग अलग विकासात्मक भिन्नता देखी जाती है, यानी कि विकास की गति जो है अलग अलग देखी जाती है। कई बार एक ही माता पिता के दो बालकों में विकासात्मक भिन्नता देखी जाती है। तीव्र बुद्धि के बालकों का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, और जबकि मंद बुद्धि बालकों का बौद्धिक विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। यानी कल्चर। डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप संस्कृति भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्रिया
समान रहती है। यानी जो संस्कृति है हमारे अपने समुदाय की जो संस्कृति है उसका प्रभाव भी बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पड़ता है। जब शैशवावस्था में बच्चे होते हैं तो जो भी विशेषताएं पाई जाती है वो सार्वभौमिक होती है, यानी कि वो हर दशा हर संस्कृति कहीं भी विश्व के किसी भी जगह पे जब हम जाएं तो शैशव अवस्था यानी जन्म के समय जो विशेषताएं होती हैं वो प्रत्येक बालक की समान होती हैं, परंतु उसमें जो अन्य विशेषताएं आती हैं वह किसके कारण होती हैं? संस्कृति के कारण होती है। जो भी विशेषताएं आती हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं दो अलग अलग बच्चों में, वो किसके कारण आती है? संस्कृति भिन्नता के कारण। अलग अलग समुदाय की संस्कृति जो है अलग अलग होती है, इसलिए बच्चों में भिन्नता भी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा खेल तथा व्यायाम। नियमित खेल एवं शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। नियमित रूप से यदि खेला जाए, व्यायाम किया जाए तो शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। इससे शारीरिक संस्थान ठीक प्रकार से कार्यरत होते हैं, यानी शरीर के जो सभी अंग होते हैं वो सही तरीके से कार्य करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तथा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। इसलिए खेल का प्रभाव जो है बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। शारीरिक विकास में बच्चे खेलते कूदते हैं तो उनकी लंबाई अधिक होती है, हष्ट-पुष्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा परिवार का, बालक का परिवार में स्थान। यदि बालक जो है अपने परिवार में सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है तो उसे बहुत लाड प्यार मिलता है, जिससे उसकी विकास की गति जो है थोड़ी अवरुद्ध हो जाती है, या हम कहें कि दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाती है, उसका सही विकास नहीं हो पाता। परंतु जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अनुकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो अपने बड़े भाई बहनों के व्यवहार का तथा उनके आचरण का अनुसरण करते हैं और अनुकरण की भावना सीखते हैं। अनुकरण की क्षमता उनमें विकसित आती है और सही तरीके से उनका वृद्धि तथा विकास होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे, चाहे वो बुद्धि हो, यौन हो, व्यक्तिगत भिन्नता हो, या फिर वंशानुक्रम हो, वातावरण हो, आहार हो, रोग हो, इन सब का बालक के वृद्धि तथा विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि इनमें सकारात्मक कारक उपस्थित है तथा नकारात्मक कारक अनुपस्थित है तो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से वांछित दिशा में प्रवृत्त होती है। यानी कि यदि इन सारे जो कारक हैं ये अगर सही दिशा में हो, सही सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो वृद्धि तथा विकास जो है अच्छी होती है, सकारात्मक होती है। किंतु यदि इनमें नकारात्मक विपरीत प्रवृत्ति के यानी सकारात्मक कारक अनुपस्थित हो और नकारात्मक कारक उपस्थित हो तब वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अपेक्षित दिशा में प्रवृत्त नहीं हो पाती। यानी अगर इनमें से कोई भी कारक जो है सही तरीके से बालक पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो बालक का वृद्धि तथा विकास सही गति से नहीं होता है। इसलिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के समुचित ज्ञान का शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारा वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहीं पर समाप्त।